स्टॉक्स। स्टॉक एक कंपनी की ओनरशिप का एक यूनिट होता है। मतलब कि स्टॉक एक कंपनी के मालिकाना हक का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। अगर कोई एक कंपनी का स्टॉक खरीद लेता है तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी उस कंपनी में एक छोटी सी ओनरशिप खरीद रहा है, छोटा सा मालिकाना हक खरीद रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आप यूट्यूब के 50% स्टॉक खरीद लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आप 50% यूट्यूब के मालिक बन जाओगे। शेयर होल्डर, जिनके पास किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं उन्हें शेयर होल्डर बोलते हैं। चाहे वो शेयर फिजिकल फॉर्म में हो यानी कि कागजी रूप में हो या डीमेट फॉर्म में हो। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने के बाद शेयर होल्डर के पास उस कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा लेने का और उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का अधिकार मिल जाता है। स्टॉक एक्सचेंज, वो जगह जहां पर लोग शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड किसी भी कंपनी के प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को बांटती हैं। जिसके पास जितने शेयर्स रहेंगे उनको उसी हिसाब से डिविडेंड मिलते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि एसबीआई कार्ड हर शेयर पर ₹2.5 का डिविडेंड देगी। तो इसका मतलब यह है कि जिन भी शेयर होल्डर के पास इस कंपनी का एक शेयर होगा उसे ₹2.5 का डिविडेंड मिलेगा। पब्लिक कंपनी, इस तरह की कंपनी की ओनरशिप पब्लिक में बटी होती है। हम जैसा कोई भी आम पब्लिक में से आदमी इस कंपनी के शेयर को खरीद कर इस कंपनी का मालिक बन सकता है। इसलिए इस तरह की कंपनी को पब्लिक कंपनी कहते हैं। बुल मार्केट, बियर मार्केट, जब किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस लगातार बढ़ता जाए तो उसे बुल मार्केट कहते हैं। और इसका ठीक उल्टा, जब किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस लगातार गिरता जाए तो उसे बियर मार्केट कहते हैं। ये दोनों ही नाम इन दोनों ही जानवरों के मारने के स्टाइल के ऊपर रखे गए हैं। स्टॉक स्प्लिट, जब कोई पब्लिक कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर को यानी कि पहले से जो उनके पास शेयर हैं उस शेयर प्राइस को कम कर देती है और नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा देती है तो उसे स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो लोग पहले से इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनके पास जो शेयर होते हैं वो नंबर्स में बढ़ जाते हैं, लेकिन उन शेयर्स का शेयर प्राइस घट जाता है। मान लो कोई कंपनी 2:1 रेशो में स्टॉक स्प्लिट करने वाली है तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एक शेयर के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। मान लो मैं इस कंपनी का पहले से ही शेयर होल्डर हूँ और मेरे पास इस कंपनी के 1000 शेयर हैं और हर एक शेयर की कीमत ₹100 है। तो 2:1 रेशो में स्टॉक स्प्लिट होगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे 1000 शेयर के 2 टुकड़े हो जाएंगे तो मेरे 1000 शेयर 2000 में बदल जाएंगे। लेकिन अब उन शेयर की कीमत आधी हो जाएगी यानी कि ₹100 से वो ₹50 का एक शेयर हो जाएगा। तो इससे यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन पहले मैं इस कंपनी के 1000 शेयर का मालिक था और अब मैं इस कंपनी के 2000 शेयर का मालिक हूँ। कोई भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट इसलिए करती है ताकि वो उस कंपनी के शेयर प्राइस को ज़्यादा अफोर्डेबल बना सके और लिक्विडिटी बढ़ा सके। बोनस शेयर, जब कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को यानी कि जिन लोगों ने पहले से उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं उन्हें फ्री में एडिशनल शेयर देती है यानी कि फ्री में और भी शेयर्स देती है तो उसे बोनस शेयर कहते हैं। जिस शेयर होल्डर के पास जितने शेयर होते हैं उसी हिसाब से उन्हें बोनस शेयर मिलते हैं। राइट शेयर, जब कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर डिस्काउंटेड रेट पर खरीदने का अधिकार देती है यानी कि राइट देती है तो उसे राइट शेयर कहते हैं। यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास उस कंपनी के नए शेयर्स को डिस्काउंट पर खरीदने का या नहीं खरीदने का अधिकार होता है। मार्केट कैप, मार्केट कैप किसी भी कंपनी की टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कंपनी कितनी बड़ी है इस बात का पता हमें मार्केट कैप को देखकर चलता है। जैसे यहाँ पर एसबीआई बैंक का मार्केट कैप लगभग 6,75,000 करोड़ का दिखा रहा है तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस पूरे बैंक को खरीदना चाहता हूँ तो मेरे को 6,75,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। इस मार्केट कैप का इस्तेमाल कंपनियों के साइज को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। लार्ज कैप, ये वो कंपनियां होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है। ये कंपनियां यूजुअली वेल एस्टेब्लिश्ड होती हैं, इनमें रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर को कम रिस्क के साथ स्टेबल रिटर्न मिलता है। स्मॉल कैप कंपनीज, ये वो कंपनियां होती है जिनकी मार्केट में छोटी वैल्यू होती है। ये कंपनियां यूजुअली नई कंपनियां होती हैं और इनका मार्केट में प्रेजेंस कम होता है जिसकी वजह से इनमें रिस्क ज़्यादा होता है। हालांकि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से इसमें अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। मिड कैप, ये वो कंपनियां होती है जो साइज़ में ना ज़्यादा छोटी होती है ना ज़्यादा बड़ी, इनमें ठीक ठाक रिस्क और ठीक ठाक प्रॉफिट मिल सकता है। वोलेटिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि कितनी तेज़ी से किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस बदलता है। अगर किसी कंपनी के शेयर प्राइस तेज़ी से बदल रहा है तो उसकी वॉलेटिलिटी हाई है और अगर किसी कंपनी के शेयर प्राइस में ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहे तो वहाँ पर वॉलेटिलिटी लो है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक दिन में कितने शेयर्स खरीदे या बेचे गए हैं। कैपिटल, ये एक ऐसी फाइनेंस टर्म है जो किसी भी आदमी या कंपनी की वेल्थ या रिसोर्स को रेफर करती है। इस वेल्थ या रिसोर्स का इस्तेमाल यानी कि कैपिटल का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। अक्सर पैसे को ही कैपिटल कहा जाता है लेकिन कोई भी मशीनरी या पेटेंट को भी कैपिटल कहा जा सकता है। लिक्विडिटी, इसका मतलब ये है कि आप कितनी आसानी से किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद कर या फिर बेच कर उसे कैश में बदल सकते हो।
आईपीओ आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में बदल जाती है और पहली बार आम जनता से पब्लिक से पैसे इकट्ठा करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। बबल, देखो जब लोग किसी भी कंपनी के शेयर को लेकर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और उस कंपनी का शेयर प्राइस आर्टिफिशियली उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, उस सिचुएशन को बबल कहते हैं। कुछ समय बाद जब असलियत सामने आती है तो बबल बर्स्ट हो जाता है, जिससे उस कंपनी का शेयर प्राइस एकदम से उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू तक गिरने लग जाता है और कई बार तो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा भी गिर जाता है। ब्लू चिप स्टॉक, ऐसी कंपनियों के स्टॉक जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये मार्केट में अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाते हैं, अच्छे से अपने आप को स्थापित कर लेते हैं और ये कंपनियां वेल नोन होती हैं, यानी कि इन कंपनियों को ज़्यादातर लोग जानते पहचानते हैं और ये कंपनियां लगातार कंसिस्टेंट अर्निंग करती हैं, लगातार प्रॉफिट कमाती हैं। ज़्यादातर जो ब्लू चिप कंपनियां होती हैं वो अपने अपने सेक्टर की लीडर होती हैं और ये कंपनियां अक्सर डिविडेंड भी देती हैं। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट होता है जहां लोग करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि रुपी, डॉलर, ऐसी करेंसीज में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, उन्हें खरीद बेच सकते हैं। पोर्टफोलियो, किसी भी इन्वेस्टर के सभी इन्वेस्टमेंट्स के कलेक्शन को पोर्टफोलियो कहते हैं। होल्डिंग्स, जब कोई भी आदमी किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेता है और उसे अपने पोर्टफोलियो में रख लेता है तो उसे उसकी होल्डिंग्स कहते हैं। इन होल्डिंग्स में किसी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, कोई एसेट हो सकता है और म्यूचुअल फंड जैसी दूसरी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती हैं। इंटरेस्ट, जब आप किसी से लोन लेते हो और वो उस लोन पर आपसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेता है, उस एक्स्ट्रा पैसे को इंटरेस्ट बोलते हैं। हिंदी में इंटरेस्ट को ब्याज कहते हैं। बॉन्ड्स, जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को लोन देता है और उसके बदले इंटरेस्ट अर्न करता है तो उसे बॉन्ड कहते हैं। सिक्योरिटीज़, स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्टॉक या बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स, ऐसे सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिन्हें ट्रेड किया जा सके उन्हें सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। ब्रोकर्स, आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाकर शेयर्स नहीं खरीद सकते, इसलिए आपके बिहाफ पर जो स्टॉक मार्केट से आपके लिए शेयर खरीदता है उन्हें ब्रोकर कहते हैं। यूजुअली ये जो ब्रोकर होते हैं आपके लिए शेयर खरीदने या बेचने के बदले आपसे थोड़े बहुत चार्जेस लेते हैं। आजकल ये जो ब्रोकर होते हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं। असेट, ऐसे रिसोर्सेज जो किसी के पास होते हैं जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ये असेट कुछ भी हो सकता है, सोना, चांदी, पैसा, किसी कंपनी का स्टॉक, कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, जिन्हें आप अपने पास रखते हो इस उम्मीद से कि आगे फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ जाए और आप उससे पैसे कमा सको। कमोडिटी, ऐसी बेसिक चीज़ें जो लोगों के बीच में इंटरचेंजेबल होती हैं, यानी कि आपस में एक्सचेंज करी जा सके, जैसे कि अनाज, सोना, चांदी, तेल, गैस। कमोडिटीज़ ज़्यादातर रॉ मटेरियल को ही कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में कमोडिटीज़ को भी ट्रेड किया जाता है, यानी कि इन सभी चीज़ों को ट्रेड किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए। स्टॉक मार्केट में अगर कोई इन चीज़ों को बाय और सेल करता है तो उसे कमोडिटीज़ मार्केट में ट्रेडिंग कहा जाता है। यील्ड, मतलब आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट से अर्न करते हो उसे यील्ड कहा जाता है। ये स्टॉक मार्केट में यूजुअली परसेंटेज में होती है। जैसे SBI बैंक का डिविडेंड यील्ड 1.5% का है। इसका मतलब ये है कि आप इसमें जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका 1.5% आपको लगभग डिविडेंड के रूप में कमाई होगी। पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, एक ऐसी रेशो है जिसका इस्तेमाल इन्वेस्टर या फिर एनालिस्ट किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन का पता लगाने के लिए करते हैं। इस पी रेशो को देखकर ये पता लगाया जाता है कि क्या कोई कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। जैसे SBI का पी रेशो है 10.59। इसका मतलब ये है कि मुझे इस कंपनी में 1 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए लगभग 10.5 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि पी रेशो जितना कम हो उतना बढ़िया हो, लेकिन कई बार पी रेशो मिसलीडिंग हो जाता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो कंपनी पहले प्रॉफिट अर्न करती आ रही है वो फ्यूचर में भी उतना ही प्रॉफिट अर्न करेगी। इंडेक्स, ये कई सारी कंपनियों के स्टॉक्स का एक लिस्ट या फिर ग्रुप होता है, मतलब ये कई सारी कंपनियों के स्टॉक्स का एक कलेक्शन होता है। इन इंडेक्स को देखकर हम इकट्ठे ओवरऑल कई सारी कंपनियों की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया की 50 बड़ी बड़ी कंपनियों का कलेक्शन है, जिन्हें देखकर हम इकट्ठे इंडिया की कई सारी कंपनियों की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ्यूचर्स क्या है? एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बायर और सेलर दो पार्टीज होती हैं जो आपस में एग्रीमेंट करते हैं किसी स्पेसिफिक असेट को लेकर कि हम भैया इस असेट को एक स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक डेट पर खरीदेंगे। यहाँ पे ये जो बायर और सेलर होते हैं इन दोनों की ऑब्लिगेशन होती है कि भैया बायर को वो असेट खरीदना ही पड़ेगा और सेलर को वो असेट बेचना ही पड़ेगा एक्सपायरी डेट पर। वो दोनों ही इस एग्रीमेंट से मुकर नहीं सकते। वहीं देखो ऑप्शंस क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी स्पेसिफिक असेट को किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पर निश्चित समय तक खरीदने का अधिकार देती है, राइट देती है, उसे ऑप्शंस कहते हैं।
मतलब कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बायर होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो उस शेयर को खरीदे या ना खरीदे, उनके पास तो ये राइट है। लेकिन ऑप्शन सेलर को वो एसेट बेचना ही पड़ेगा एक्सपायरी डेट पर, अगर ऑप्शन बायर खरीदना चाहे तो। अगर ऑप्शन बायर नहीं खरीदना चाहता उस एसेट को तो कोई बात नहीं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में मेन यही होता है, ऑप्शन बायर के पास राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होती, लेकिन ऑप्शन सेलर की ऑब्लिगेशन होती है ऑप्शंस के अंदर। अब देखो इसमें भी दो होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होल्डर को अलाउ करता है उस ऑप्शन को एक्सपायरी डेट तक खरीदने के लिए, उसको राइट दे देता है। पुट ऑप्शंस जो होते हैं वो ऑप्शन होल्डर को उस एसेट को एक्सपायरी डेट तक बेचने का राइट दे देते हैं। ईटीएफ्स में बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं, मतलब कई सारे स्टॉक्स का बास्केट बना होता है जो नॉर्मल स्टॉक्स की तरह खरीदे या बेचे जा सकते हैं। ईटीएफ का अपना प्राइस होता है जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होता है। ईटीएफ के अंदर कई सारी सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, या कमोडिटीज़ हो गई, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ का एक कलेक्शन होता है ईटीएफ। ईटीएफ में कई सारी कंपनियों के स्टॉक हो सकते हैं, विदेशी कंपनियों के भी स्टॉक हो सकते हैं। लाइबिलिटीज़, देखो लाइबिलिटीज़ किसी इंसान या किसी कंपनी की उधारी को दर्शाती है, मतलब जितनी लाइबिलिटी होगी उतना ही उस कंपनी को या उस आदमी को कर्जा चुकाना होगा। लाइबल का देखो मतलब होता है जिम्मेदारी, तो मतलब वो उस उधार को चुकाने के लिए लाइबल है, यानी कि जिम्मेदार है, इसलिए इसे लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। पेनी स्टॉक्स ऐसी कंपनियों के शेयर होते हैं जिनका शेयर प्राइस बहुत कम होता है। अक्सर इन कंपनियों का शेयर प्राइस 5 से 10 रुपये 20 रुपये तक ही होता है। ऐसी कंपनियों में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेवरेज, स्टॉक मार्केट के नज़रिए से लेवरेज वो पैसा होता है जो ब्रोकर हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए देता है, जिससे हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, हम ज़्यादा कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। हालांकि इसकी वजह से हमें लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। ये एक तरह से उधार ही होता है। इन्फ्लेशन शब्द का इस्तेमाल हम महंगाई को दर्शाने के लिए करते हैं। जब किसी भी देश में सामानों का या सर्विसेज का प्राइस बढ़ता जाए या बढ़ने लग जाए और उस कंट्री की करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाए, तब हम इन्फ्लेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इन्फ्लेशन में हमें वही सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं क्योंकि उस पैसे की परचेजिंग पावर कम हो गई है। अक्सर हम इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में, जैसे 5% इन्फ्लेशन, 10% इन्फ्लेशन। 5% इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि इस साल महंगाई 5% से बढ़ी है। बैलेंस शीट, ये एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो किसी कंपनी के असेट, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी शेयर होल्डर्स को दर्शाती है। लाइबिलिटीज़ का मतलब कि उस कंपनी को कितने पैसे चुकाने हैं, असेट मतलब उस कंपनी के पास कितना सामान है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स में ये हमें पता चलता है कि उस कंपनी में हम जैसे कितने इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे इन्वेस्ट करके उस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, वो अमाउंट हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स में दिखाता है। तो बैलेंस शीट क्या है? एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बताती है कि इस साल इस कंपनी में कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं और कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। बिड का मतलब होता है एक बायर किसी स्टॉक को खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे दे सकता है, उसे बिड कहते हैं। आस्क, एक सेलर किसी भी चीज़ को बेचने के लिए कम से कम कितने पैसे लेगा, उसे आस्क कहते हैं। ब्लैक स्वैन एक फाइनेंशियल टर्म है जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट को डिस्क्राइब करती है, जिसकी वजह से किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस अनएक्सपेक्टेड तरीके से बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गई, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, या फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए जिसकी वजह से शेयर प्राइस एकदम से बहुत ज़्यादा गिर जाए, तो हम इस सिचुएशन को ब्लैक स्वैन कहते हैं। डेड कट बाउंस, जब किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस गिरने लग जाए और फिर थोड़े समय के लिए थोड़ा सा शेयर प्राइस बढ़े, लेकिन जैसे ही उसका प्राइस बढ़ता है उसके बाद उस कंपनी का शेयर प्राइस और तेज़ी से गिरने लग जाता है और ज़्यादा गिर जाता है, तो उस सिचुएशन को डेड कट बाउंस कहते हैं। वेल, ये एक फाइनेंशियल टर्म होती है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिनके पास बहुत पैसा होता है, या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ऐसी कंपनीज जो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में, जिसकी वजह से उस कंपनी का शेयर प्राइस एकदम से फ्लक्चुएट हो जाता है। अगर वो लोग एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो शेयर प्राइस एकदम से बढ़ जाता है, और अगर वो लोग पैसा निकाल दे तो घट जाएगा। ये नाम इन इन्वेस्टर को इसलिए दिया जाता है कि जैसे समुद्र में वेल जब चलती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसी तरह से जो इस तरह के इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए इन्हें वेल्स कहा जाता है। पंप एंड डंप, ये एक तरह का फ्रॉड होता है जिसके अंदर किसी सस्ती कंपनी के शेयर को टारगेट किया जाता है और उस कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीद लेते हैं।
इसके बाद वो लोग उस कंपनी के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ फैलाते हैं, अच्छी खबरें फैलाते हैं, ऐसी अच्छी अच्छी खबरें फैला कर कि ये कंपनी बहुत प्रॉफिट देगी। रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो भी उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करें। और जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो उस कंपनी के शेयर को बेच देते हैं, जिसकी वजह से उस कंपनी के शेयर प्राइस में एकदम से डिप आने लग जाता है, डंप आने लग जाता है और रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान हो जाता है। तो पंप मतलब उन्होंने गलत न्यूज़ फैलाकर उस कंपनी के शेयर को बढ़ाया, और डंप मतलब जैसे उन्होंने उस कंपनी के शेयर को बेच दिया तो उस कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया। पैनिक सेलिंग, जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस किसी न्यूज़ की वजह से या अफवाह की वजह से, किसी भी गलत न्यूज़ की वजह से गिरने लग जाए और जो उस कंपनी के इन्वेस्टर होते हैं वो उस न्यूज़ की वजह से पैनिक होकर उस कंपनी का शेयर जल्दी से बेच देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उस कंपनी का शेयर प्राइस और भी गिरने लग जाता है। तो उस सिचुएशन को पैनिक सेलिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर होता है वो घबरा के अपने शेयर बेच देता है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस और भी गिर जाता है। शॉर्ट सेलिंग, शॉर्टिंग एक तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर ट्रेडर ब्रोकर से किसी भी कंपनी के स्टॉक को बोरो करके उसे करंट प्राइस पर बेच देता है, और जैसे ही उस कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है वो उस कंपनी के शेयर प्राइस को खरीद लेता है, जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि उसने पहले हाई प्राइस पर बेचा और बाद में उसे लो प्राइस पर खरीद लिया। लेकिन देखो इसमें कई बार उल्टा भी हो जाता है। मान लो अगर कंपनी का शेयर प्राइस गिरने की जगह बढ़ जाए तो इस सिचुएशन में क्योंकि उसने पहले से ही वो शेयर सेल कर दिए हैं, बाद में उसे जब बाय करना होगा तो उसे हाई प्राइस पर बाय करना होगा, जिसकी वजह से उसे लॉस हो जाएगा। तो शॉर्ट सेलिंग का इस्तेमाल जब भी किया जाता है जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस गिरे। ठीक है। लिमिट ऑर्डर, इस तरह के ऑर्डर में किसी भी कंपनी के शेयर को हम बाय या सेल करते हैं एक स्पेसिफिक प्राइस पर, यानी कि निश्चित कीमत पर या फिर उससे भी बेटर प्राइस पर, उसे लिमिट ऑर्डर कहते हैं हम। स्टॉप लॉस ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर्स जिसमें हम पहले से ही तय कर लेते हैं कि इस सर्टेन प्राइस पर पहुंचते ही हमें इस कंपनी का शेयर प्राइस खरीदना है या बेचना है, उन्हें स्टॉप लॉस ऑर्डर कहते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर में हम सेल वाले ऑप्शन का यूज़ अपने लॉस को कम करने के लिए करते हैं। मार्केट ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर जिसमें हम किसी भी स्टॉक को मार्केट प्राइस पर खरीदते हैं, यानी कि उस समय जो मार्केट में उस कंपनी के शेयर का भाव चल रहा है उसी भाव पर खरीदने वाले ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर कहते हैं। इस तरह के ऑर्डर में ऑर्डर एग्जीक्यूट होने की गारंटी होती है, लेकिन किस प्राइस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा इस बात की गारंटी नहीं होती। ये एक तरह से ऐसा ही है कि आप कोई सामान खरीद रहे हो बिना किसी मोल भाव के। GTT ऑर्डर, इन्हें गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर कहते हैं, जिसके अंदर आप जो ऑर्डर प्लेस करते हो वो जब तक ट्रिगर नहीं हो जाता, यानी कि जब तक पूरा नहीं हो जाता, जब तक कैंसिल नहीं होगा। हालांकि इस तरह के ऑर्डर की वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की होती है, यानी कि अगर 1 साल तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता, ट्रिगर नहीं होता, तो ये ऑर्डर अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। डे ऑर्डर, ये भी एक तरह का ऑर्डर होता है जिसके अंदर किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का ऑर्डर प्लेस किया जाता है एक स्पेसिफिक प्राइस पर, लेकिन इस तरह के ऑर्डर की वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन की होती है, इसलिए इन्हें डे ऑर्डर कहा जाता है। अगर उसी दिन ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। एवरेजिंग डाउन, ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर जो इन्वेस्टर होता है उसने जिस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर उस कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरने लग जाता है तो वो उस कंपनी में और पैसे इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टेड स्टॉक का जो टोटल प्राइस हो जाता है वो एवरेज होकर कम हो जाता है, इसलिए इसको एवरेजिंग डाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो पहले मैंने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीद रखे थे 100 रुपये के प्राइस पर, बाद में उस कंपनी का शेयर प्राइस गिरकर 80 रुपये हो गया और मैंने दोबारा से उस कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए, तो टोटल अब मेरे पास 200 शेयर हो गए और इन 200 शेयर का एवरेज प्राइस को 100 रुपये से 90 रुपये पर ले आया, तो इस सिचुएशन को एवरेजिंग डाउन कहते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आप दोनों से ही बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, लेकिन इन दोनों में से अच्छा कौन है और ये दोनों होता क्या है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही शेयर मार्केट से पैसा बनाने के अलग अलग रास्ते हैं। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको थोड़ी दूर चलने पर ही प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन इन्वेस्टिंग का रास्ता बहुत लंबा होता है, इसमें आपको प्रॉफिट बहुत समय बाद मिलता है। और इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो है टाइम, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत कम समय में आप प्रॉफिट बना सकते हो। आप 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 दिन में, यहाँ तक कि कुछ मिनटों में बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग में कुछ महीनों में, कुछ सालों में, 5 साल, 10 साल, 20 साल, उससे भी ज्यादा लग सकते हैं प्रॉफिट कमाने में। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि यार अगर कम समय में हमें पैसा मिल सकता है तो हम लंबे समय का इंतजार क्यों करें। तो देखो, यहीं पे मेन बात आती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझने की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक आदमी एक समय पे एक ट्रेडर भी हो सकता है और इन्वेस्टर भी हो सकता है, यानी कि एक आदमी ये दोनों काम कर सकता है, लेकिन उसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को तो समझेंगे ही, इसके अलावा हम इन दोनों के बीच के जो मेजर
डिफरेंसेस है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और सबसे आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो बाबूराव नाम का एक आदमी अपनी मोबाइल की दुकान खोलता है। उसकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी। वो मार्केट से सस्ते दाम से मोबाइल लाता और अपनी दुकान पे बेचकर प्रॉफिट कमाता। उसका काम बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब भी कुछ समय बाद उसकी दुकान के सामने एक और दुकान खुल जाती है तोतला सेठ की, और वो वही मोबाइल बाबूराव की दुकान से भी सस्ते दाम पर बेचने लग जाते हैं। मतलब कि बाबूराव जो फोन 10,000 में बेचते थे, वही फोन तोतला सेठ 9,000 में बेचने लगा। अब क्योंकि तोतला सेठ की दुकान पर मोबाइल सस्ते मिल रहे हैं, तो लोग बाबूराव की दुकान पर क्यों खरीदेंगे। अब क्योंकि भैया बाबूराव के पास कस्टमर तो आ नहीं रहे थे, इसलिए वो बस दिन भर टीवी पे न्यूज ही देखता रहता। सारे ग्राहक तोतला सेठ के पास जाने लगे थे। जब भी वो टीवी में न्यूज देखता है कि जिस ब्रांड का मोबाइल वो लोग बेचते हैं, वो मोबाइल चिप की शॉर्टेज की वजह से बनना बंद हो गए हैं। अब यहाँ पर बाबूराव के दिमाग में आइडिया आता है, क्योंकि मोबाइल की डिमांड तो लोगों में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से अब उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, बाबूराव दो काम कर सकता है। पहला ऑप्शन ये है कि वो रोज सवेरे उठते ही सबसे पहले तोतला सेठ की दुकान पर जाकर उसके सारे फोन 9,000 में खरीद ले और उन्हें अपनी दुकान पर वापस 10,000 में बेचकर प्रॉफिट कमाए। दूसरा तरीका ये है कि वो रोज सवेरे तोतला सेठ की दुकान पर जाकर उसके सारे मोबाइल खरीद ले और उन्हें अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखे, उन्हें बेचे नहीं। इसी तरह वो कुछ महीने अपने पास उन फोन्स को स्टोर करके रखे, और जैसे ही उस फोन का प्राइस मार्केट में बढ़ जाए और उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाए, वो उन फोन को 10,000 की जगह 12,000 में बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमाए। अब यहाँ पर देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझो। बाबूराव जब डेली फोन सस्ते में खरीद कर उन्हें बेच रहा था, तो वो ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन जब बाबूराव ने फोन को कुछ महीनों के लिए स्टोर करके रखा और जैसे उनका प्राइस बढ़ा, उसने जब बेचा तो उसने इन्वेस्टिंग करी, क्योंकि वो डेली चीजों को सेल नहीं कर रहा, बल्कि वो उन्हें कुछ महीनों बाद कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वर्क करती है। बस शेयर मार्केट में फोन की जगह शेयर्स आ जाते हैं। मतलब हम शेयर मार्केट में डेली फोन्स की जगह शेयर्स को सस्ते में खरीद कर उन्हें महंगे में बेचकर प्रॉफिट बनाते हैं, तो वो ट्रेडिंग होती है। और अगर हम शेयर्स को सस्ते में खरीद कर कुछ महीने, कुछ साल, 10 साल, 5 साल बाद जब वो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तब बेचते हैं, तब वो इन्वेस्टिंग कहलाती है। देखो, यहाँ दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो है टाइमिंग। आई होप अब आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आपको आगे जरूर आ जाएगा। अब देखो, इन्वेस्टिंग में क्या होता है, लोग अच्छी कंपनियों के शेयर ढूंढते हैं, और जैसे ही उन्हें कोई ऐसी कंपनी मिलती है जो फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, वो उस कंपनी के ऊपर फंडामेंटल रिसर्च करते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, क्या इस कंपनी में अगर हम पैसे लगाएंगे तो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर उन्हें उनके इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो वो उस कंपनी में अपना पैसा लगा देते हैं, और वो कंपनियां इन इन्वेस्टर्स के पैसों को लेकर अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, अपने बिजनेस को और बड़ा करती हैं, नए एम्प्लॉइज को हायर करती हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ सके, ताकि वो लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स को बना सके और ज्यादा चीजें बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सके। और जब उनको ज्यादा मुनाफा होता है तो वो अपने इन्वेस्टर को खुश करने के लिए उस मुनाफे में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे देते हैं। इस छोटे छोटे हिस्से को ही डिविडेंड बोलते हैं, क्योंकि देखो, इन्वेस्टर जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, तो उसे आखिरी में जो रिवॉर्ड मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन कंपनियां बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देकर, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट का हिस्सा देकर अपने इन्वेस्टर को खुश करती रहती हैं। मतलब एक इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता ही है, लेकिन उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिविडेंड भी मिलता रहता है, जो उसके लिए एक अर्निंग का काम करती है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनकी सिर्फ डिविडेंड की कमाई लाखों करोड़ों में होती है। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेडिंग होती है, उसमें जो ट्रेडर होते हैं उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है या नहीं कमाती, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। वो फंडामेंटल एनालिसिस पर ध्यान नहीं देते। एक ट्रेडर सबसे ज्यादा ध्यान देता है टेक्निकल एनालिसिस पे, वो चार्ट एनालिसिस पे ध्यान देता है, वो शेयर्स के प्राइस को ट्रैक करता है कि शेयर के प्राइस कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है, वो उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। मतलब एक ट्रेडर का काम ऐसा होता है कि वो रोज सवेरे उठते ही सबसे पहले मार्केट खुलते ही किसी भी कंपनी का शेयर उठा देगा और उसके प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक करेगा। अगर उस ट्रेडर को टेक्निकल और चार्ट एनालिसिस करने के बाद ये लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो वो उसे कम रेट पर खरीद लेगा और जैसे ही उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लेगा। जबकि इन्वेस्टमेंट में क्या था, जो इन्वेस्टर था वो शेयर को सस्ते में खरीद कर उसे कई साल बाद बेचता है जब उसका प्राइस बढ़ जाता है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि एक ट्रेडर कैसे काम करता है और एक इन्वेस्टर काम कैसे करता है। अब देखो, इनके बारे में मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब सीधे हम डायरेक्ट इनके डिफरेंस के बीच में आते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो टाइम का ही था।
ट्रेडिंग कम समय का प्रोसेस है और इन्वेस्टिंग लंबे समय का गेम है। इसके अलावा अगर रिस्क के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, जबकि इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत ही कम होता है। अब ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग में बिल्कुल भी रिस्क होता नहीं है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में शेयर का प्राइस गिर जाए, लेकिन अगर कंपनी अच्छी चुनी है आप लोगों ने तो लॉन्ग टर्म में उस कंपनी का शेयर प्राइस जरूर बढ़ेगा और इस वजह से इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत कम हो जाता है। वही ट्रेडिंग रिस्की इसलिए होता है क्योंकि ये एक तरह का गैम्बल है। मान लो दो दोस्त हैं, वो आपस में हेड टेल वाला गेम खेलने का डिसाइड करते हैं और बोलते हैं कि अगर हेड आया तो तू जीत गया और टेल्स आया तो मैं जीत गया। तो ये देखो, ये एक तरह का गैम्बल है और शेयर मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बस वहाँ पे दो जनों की जगह बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग हेड टेल की बजाय शेयर के प्राइस घटने या बढ़ने के ऊपर बैट लगाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें से कुछ लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि शेयर का प्राइस गिरेगा और कुछ लोग अपने पैसे लगाकर कहते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और ये लोग अपने पैसे कहाँ लगाते हैं? ये लोग अपने पैसे लगाते हैं ब्रोकर के पास, यानी कि ग्रो जीरोधा जैसे ब्रोकर के पास अपने पैसे लगाते हैं। अब देखो, अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया तो ये वाले लोग जीत जाएंगे। अगर ये लोग जीत जाएंगे तो जो लोग हार गए हैं उनका पैसा जीते हुए लोगों के पास चला जाएगा और उस जीते हुए पैसे में से थोड़ा सा कमीशन ये ब्रोकर्स रख लेते हैं। और इतना ही नहीं, इस जीते हुए हिस्से में से सरकार भी टैक्स के नाम पर अपना हिस्सा इनसे ले लेती है। अब यहाँ पर ये देखो कि जो ब्रोकर है और ये जो गवर्नमेंट है, इनको तो हमेशा कमीशन और टैक्स मिलेगा, चाहे ये लोग जीते चाहे ये लोग जीते। लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान किसका होता है? सिर्फ ट्रेडर्स का। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर ट्रेडिंग में आपने पैसे बनाए हैं तो वहीं दूसरी तरफ किसी ने अपने पैसे गंवाए हैं। कल को जब वो पैसे बनाएगा तो हो सकता है कि आप अपने पैसे गंवाओ, इसीलिए ट्रेडिंग रिस्की रहता है। अब वापस अपने डिफरेंस की ओर चलते हैं। अब देखो, एक और चीज है इन्फॉर्मेशन। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हुए प्राइस घटेगा या बढ़ेगा इस बात का पता लगाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। वहीं अगर बात करें इन्वेस्टिंग की तो यहाँ पर इन्वेस्टर इस बात का पता लगाने के लिए कि कंपनी का शेयर प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का। अब अगर आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस को समझाया है। अब देखो, एक और चीज है स्ट्रेस। जो ट्रेडिंग वाला बंदा होता है वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। अगर उसको प्रॉफिट हो गया तब तो वो पूरे दिन खुश रहेगा, लेकिन अगर उसको लॉस हो गया तो उसके दिमाग में पूरे दिन वही बात घूमती रहती है। ट्रेडिंग करते वक्त हर पल उसे बहुत टेंशन रहती है। अगर शेयर प्राइस गिर गया तो उसकी सांसें फूलने लगती हैं और जैसे ही शेयर प्राइस बढ़ने लग गया तो एकदम खुश होने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, जबकि इन्वेस्टिंग में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हो सकता है कुछ समय के लिए आपके शेयर प्राइस गिर जाए, लेकिन अगर आपने कंपनी अच्छी चुनी है तो फिर महीने बाद, एक साल बाद, कुछ साल बाद शेयर प्राइस जरूर बढ़ेगा और फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा। अब देखो, ट्रेडिंग वाला बंदा हरदम शेयर के बारे में देखता रहता है, लेकिन इन्वेस्टिंग वाला बंदा आराम से एक बार इन्वेस्ट कर देगा और फिर कुछ टाइम बाद अपना देखेगा इन्वेस्टमेंट, अच्छा हाँ मेरा शेयर प्राइस जितना बढ़ गया या इतना गिर गया, फिर दोबारा बंद कर लेगा, क्योंकि उसे बेचना नहीं है, उसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। फिर कुछ समय बाद वो दोबारा से खोल के देखेगा कि हाँ भाई अब तो आज मेरे शेयर प्राइस बढ़ गए, वो कम देखेगा और इसको कम टेंशन होगी। लेकिन ट्रेडर को हर पल टेंशन रहती है, प्रॉफिट होने के बाद भी और लॉस होने के बाद तो ऑब्वियसली रहती है। एक और सवाल है कि ट्रेडिंग में ज्यादा पैसे हैं या इन्वेस्टिंग में। अब देखो, इस सवाल का जवाब बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में आप ज्यादा समय में इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग अपना असर दिखाती है और पैसा बढ़ते 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वही अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में एक प्लस पॉइंट ये है कि आप ट्रेडिंग को कम पैसे में भी कर सकते हो, यानी कि आप कम पैसा लगाकर भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो सिर्फ आप 1000-2000 लगा के बहुत सारा पैसा कमा नहीं सकते। आप ट्रेडिंग में 1000-2000 लगाकर 5-10 हजार रुपए का मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि रिस्क यहाँ पे ज्यादा होता है। ट्रेडिंग में आपके ये भी चांसेस है कि आप अपने 1000-2000 रुपए गवा दो, लेकिन इन्वेस्टिंग में आपके 1000-2000 रुपए कुछ कम हो सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल ही खराब कंपनी चुन ली तो हो सकता है कि आपके पैसे कुछ कम हो जाए, लेकिन पूरे कभी खत्म नहीं होंगे। बहुत ज्यादा गिरने लग गए तो आप उसे बेच सकते हो। तो मतलब ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन आप ट्रेडिंग में कम पैसे से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। बात करें एक्सपेंस की, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, आप डिलीवरी में शेयर्स को खरीदते हो, तो आपको ब्रोकरेज कम देना पड़ेगा, यानी कि कम चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले एग्जांपल में बताया था कि लोग ट्रेडिंग में बहुत सारी ट्रांजैक्शन करते हैं, इसलिए उनके ऊपर चार्जेस लगकर बहुत ज्यादा चार्जेस हो जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में लोग एक बार शेयर खरीद लेते हैं तो उसे कई सालों बाद बेचते हैं, इसलिए उसके ऊपर चार्जेस बहुत कम लगते हैं। अगर लर्निंग की बात करें कि आप लोग ट्रेडिंग जल्दी सीख सकते हो या इन्वेस्टिंग जल्दी सीख सकते हो, अब देखो ये दोनों ही बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टिंग सीखना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है। ट्रेडिंग में जो प्रोफेशनल लोग होते हैं सिर्फ वही पैसा बना पाते हैं, और जो नए लोग होते हैं वो उनमें से 90% लोग अपना 90% पैसा 90 दिनों के अंदर ही गवा देते हैं।
अब अगर ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, दोनों में ही जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो हर ब्रोकर अपने हिसाब से अलग अलग चार्ज करता है। अगर बात करें ट्रेडिंग की तो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस 0.03% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन होता है ज्यादातर ब्रोकर्स का। इसके अलावा एम स्टॉक जैसे कुछ ब्रोकर तो ऐसे भी हैं जिनके पास 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का प्लान होता है, जिन्हें खरीदने पर आपका लाइफ टाइम ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेगा। इसी तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो यानी कि डिलीवरी में शेयर्स को खरीदते हो तो वहां पर भी जो ब्रोकरेज चार्जेस होता है वो 0.003% से लेकर 20 रुपीज मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन होता है। हालांकि डिलीवरी में भी जीरो था, जैसे कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो एक भी रुपए ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेते, लेकिन इन ब्रोकर्स के पास आपको लगभग 300-350 रुपए अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं हर साल। ये सब तो ब्रोकरेज चार्जेस थे जो ब्रोकर्स चार्ज करते हैं, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट भी प्रॉफिट में से अपना टैक्स डिडक्ट करती है। अगर बात करें सिर्फ ट्रेडिंग की तो ट्रेडिंग पे जो प्रॉफिट होता है उस पर लगभग 28% टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की यानी कि अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें 20% टैक्स देना पड़ता है। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में डाउट होगा कि हम ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कम से कम कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, आप मिनिमम 100 रुपए से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग में आप अपना पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लगा सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग में लगा सकते हो, इन्वेस्टिंग में आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स में अपना पैसा लगा सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर एक और चीज तो ध्यान देने वाली है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास इनकम स्टेटमेंट होना जरूरी है। जबकि ट्रेडिंग में आपको इनकम स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं होती, बस आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओ और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बात यहीं पर खत्म करते हैं और मेन सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर आपको क्या करना चाहिए, आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए। अब देखो, आपको मैं यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ बता दूं, अगर आप अभी बिल्कुल नए नए शेयर मार्केट के बारे में सीख रहे हो तब तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग की तरफ मत जाना। कभी आप ऐसा सोचो कि आप 1000-2000 रुपए लगा कर उसे 5-10 हजार रुपए बना लोगे और फिर 5-10 हजार को 1 लाख करोगे और फिर 1 लाख को 1 करोड़, ऐसे करके आप बहुत सारे पैसे कमा लोगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप बिल्कुल नए नए शेयर मार्केट में आए हो, पहली बारी बेशक आप कुछ पैसे बना लो, लेकिन उसके बाद आप अपने पैसे जरूर गवाओगे और वहीं पर आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए पहले शेयर मार्केट्स के बेसिक्स को सीखो। इन्वेस्टिंग के जरिए आप डिलीवरी में शेयर्स को खरीदो, उनकी मूवमेंट को ट्रैक करो। आपको धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होने लगेगा, आपको धीरे धीरे जब ये पता लगने लग जाएगा कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है, तब आप धीरे धीरे अपना ट्रेडिंग में कदम रख सकते हो। लेकिन एकदम से ही ट्रेडिंग मत करने लग जाना। यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो उस समय ज्यादा पैसे नहीं लगाने आपको ट्रेडिंग में, आपको कम पैसे से शुरुआत करनी है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े वैसे वैसे आप अपने पैसे बढ़ा सकते हो। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि शुरुआत में जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो ऐसा ब्रोकर चुनना जिसका यूजर इंटरफेस आसान हो और वहां पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस या फिर प्लेटफॉर्म चार्जेस ना लगे और जिनके ऐप का यूजर इंटरफेस इतना बढ़िया हो कि आप जब भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करो तो आपकी साइट क्रैश ना हो जाए और आपके पैसे ना अटक जाए। आप इसके लिए शुरुआत में एंजल वन जैसे ब्रोकर के जरिए ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो और अगर आपके पास थोड़े पैसे आ जाए तो आप जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक में से किसी में भी डीमेट अकाउंट खोल के ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेडिंग जब ही करना जब आप खुद के पैसे कमाने लग जाओ और अपने पैसे गंवाने का रिस्क ले सको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा गंवाया भी है। लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव साइड सोच के चलनी है। चाहे आप इन्वेस्टिंग करो चाहे ट्रेडिंग करो, आपको यकीन रखना है कि हाँ, मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन, आप हर महीने कमाते हो, आपका मेन मकसद सिर्फ अपने पैसों को भविष्य में सिर्फ बढ़ाना है, तो ऐसे लोग सिर्फ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। वो लोग म्यूचुअल फंड में अपने पैसे लगा सकते हैं, उन्हें ट्रेडिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इन सभी ब्रोकर के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो